जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MPS 001 की जो कि हम लोगों का सीरीज चल रहा है। और इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम आज एक नया प्रश्न लेकर आए हैं जो कि कई बार एग्जाम में देखा गया है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं MPS प्रोग्राम के एग्जाम देने वाले, उन सभी को ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना चाहिए, ठीक है। प्रश्न है नव उदारवाद या फिर नियोलिबरलिज्म क्या है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे, उस दिन हम लोगों ने देखा था जो वेलफेयर स्टेट, जिसको हम लोग कल्याणकारी राज्य बोलते हैं, ये उसकी मतलब उसके सिद्धांत को ये नहीं मानता। वो कहता है कि राज्य को हस्तक्षेप बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे कि नव उदारवाद एक आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है जिसका मुख्य उद्देश्य बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और राज्य के हस्तक्षेप को कम करना है। मतलब ये जो नियो लिबरलिज्म है, ये चाहता है कि लोग इसका जो उद्देश्य है वो चाहते हैं, मतलब ये चाहता है कि लोगों का जो अर्थव्यवस्था है, बाजार का जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़े। लेकिन वो बढ़ेगा कैसे? वो बढ़ेगा तब जब लोग क्या करेंगे, सारे के सारे लोग जितने भी उत्पादक करता हैं वो अपनी उत्पादक सामग्री को ले जाकर बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेचेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि सरकार की जो कल्याणकारी जो नीति है, जो वेलफेयर स्टेट है, वो क्या कर रहा है कि लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इसके चलते लोग जो है वो अपना काम धाम छोड़कर सरकार के ऊपर डिपेंड हो जा रहे हैं। इसका मतलब वो उत्पादन की जो क्षमता है लोगों में वो कम हो जा रही है। तो ये कहता है कि उस उत्पादन की क्षमता को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये कहता है कि यह सिद्धांत 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुआ था, खासकर 1970 और 80 के दशक में, जब दुनिया भर में आर्थिक संकटों के समाधान के लिए नई नीतियों की आवश्यकता महसूस की गई थी। तब जाकर इस नीति को बनाया गया था, ठीक है। तो इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम लोग देखेंगे, उसमें से पहला है मुफ्त बाजार का समर्थन। जो बाजार है वो मुफ्त रूप से होना चाहिए। कहा गया है कि नव उदारवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मुफ्त बाजार की अवधारणा। मतलब बाजार जो है वो ओपन होना चाहिए। इसके अनुसार आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। मतलब पैसे कौड़ी, जहाँ पे भी पैसे की बात हो वहाँ पे राज्य जो है, स्टेट जो है, उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और बाजार की शक्तियों में को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। यह मानता है कि यदि बाजार को अपनी स्वाभाविक दिशा में काम करने दिया जाए तो यह अधिक दक्षता, नवाचार और समृद्धि लाएगा। मतलब कहा गया है कि अगर मतलब इसका उद्देश्य है, ये मानता है कि अगर बाजार को अपनी स्वाभाविकता के रूप से अगर चलाया जाए तो उसमें बहुत सारे नई चीज़ों का आगमन होगा और बहुत सारे नई चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा कि लोगों की जो दक्षता है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। दूसरा नंबर है निजीकरण, जिसे हम लोग प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो नव उदारवाद में राज्य द्वारा संचालित उद्योगों और सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने का समर्थन किया जाता है। निजी कंपनियां राज्य की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती हैं, इसलिए सार्वजनिक सेवाओं और उद्योगों को निजीकरण आर्थिक दक्षता में वृद्धि करता है। कहा गया है कि जो उत्पादन की जो क्षमता है, नव उदारवाद का ये एक नया उद्देश्य है जिसमें बताया गया है कि जो सेवाएं हैं वो निजी रूप से होना चाहिए। मतलब जैसे हम लोग प्राइवेट स्कूल बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन करना, ठीक है। मतलब स्कूल की बात नहीं है, हर चीज़ को लेकर प्राइवेटाइजेशन जब होगी तो उसमें प्रभावी ढंग से कार्य होंगे। मतलब सारे काम काज अच्छे तरीके से होंगे। अगर सारी की सारी सरकारी चीज़ें होंगी तो उसमें ढीलापन रहेगा ही, ठीक है। आगे बताया गया है कि मुक्त बाजार, फ्री ट्रेड, मतलब बाजार जो होगा वो मुक्त होना चाहिए। कहा गया है कि नव उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है और व्यापारिक बाधाओं को कम या समाप्त करने का समर्थन करता है। इसका मानना है कि वैश्विक व्यापारिक संबंधों में अधिक खुलापन और प्रतिस्पर्धा से सभी देशों को लाभ होगा। मतलब कहा गया है कि इसका मानना है कि वैश्विक व्यापारिक संबंध, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके जो प्रोत्साहित करने का काम है वो ये कर रहा है। क्योंकि जब भी ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, जिसमें हम लोग वैश्विक व्यापार होगा, मतलब हमारे देश के साथ बाकी दुनिया के सारे देशों का जब संबंध अच्छा होगा, व्यापार चलेगा, तो इसमें क्या होगा कि अधिक खुलापन होगा और प्रतिस्पर्धा से सभी देशों को लाभ होगा। जब प्रतिस्पर्धा होगी सारे देशों में, कंपटीशन जैसे चीज़ें होंगी तो सभी को लाभ होगा, ठीक है।
यमन का कम होना, विनियमन का कम होना मतलब डीरेगुलेशन। इसमें कहा गया है कि नव उदारवाद में आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण और नियम कायदों में को कम करने का समर्थन किया जाता है। आर्थिक जहाँ पे भी गतिविधि हो रही है, जहाँ पे भी पैसे की बात हो रही है, जहाँ पे भी लेन देन की बात हो रही है, वहाँ पे क्या कहा गया है कि सरकारी जो नियंत्रण है उसको कम कर देना चाहिए, जो नियम कायदे हैं उसको भी कम कर देना चाहिए। इसके तहत क्या होगा कि व्यापार, उद्योग और वित्तीय संस्थानों पर लागू होने वाले कानून और नियमों को कम किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों पर जब जो कानून बनेंगे उनको थोड़ा कम किया जाएगा, ताकि जो कंपनियां हैं वो अधिक स्वतंत्रता के साथ अपना काम कर सकें। कल्याणकारी राज्य की सीमाओं का समर्थन भी करता है ये, और कहता है कि नवा उदारवाद के अनुसार राज्य का मुख्य कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये कहता है कि स्टेट का जो मुख्य जो ओरिजिनल जो मेन कानून व्यवस्था है उसको बना कर रखना, और बाजार में हस्तक्षेप को सीमित करना है। कल्याणकारी नीतियों को कम करने और सामाजिक सेवाओं पर खर्च घटाने की वकालत की जाती है इसमें। और कहता है कि इसका मानना है कि नागरिकों की भलाई और सामाजिक सेवाओं का प्रबंध निजी क्षेत्रों द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब जो नागरिक हैं, नागरिकों की भलाई की जानी चाहिए निजी तौर पर, और सामाजिक जो सेवाएं हैं वो भी निजी तौर पर उनकी उनके भी, इन दोनों के बीच जो संबंध है उसको निजी तौर पर देखभाल करनी चाहिए। कहा गया कि व्यक्तिगत जिम्मेदारियां और उद्यमिता कहा गया कि नव उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और उद्यमिता पर जोर देता है। इसके अनुसार व्यक्तिगत जिम्मेदारी और स्वतंत्रता से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। जब भी कोई चीज़ स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होगी और व्यक्तिगत के हिस्से से अगर देखा जाए और वो स्वतंत्र होगी तो उसमें आर्थिक विकास होना मतलब परफेक्ट है, और आर्थिक विकास होना तय है, ठीक है, होगा ही होगा। जबकि राज्य पर आधारित निर्भरता से समाज में निष्क्रियता बढ़ती है। जब भी कोई चीज़ अगर व्यक्तिगत होगी, प्राइवेटाइज में अगर आ जाएगा, अगर प्राइवेट हो जाएगा तो उसमें बढ़ोतरी होना निश्चित है। लेकिन अगर कोई चीज़ जिसमें कि सरकारी चीज़ें अगर सरकार पर कोई निर्भर हो जाता है तो उसमें लोगों की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, लोग सक्रिय नहीं रह जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके विकास के बारे में कुछ हम लोग लिख सकते हैं। इसके इस आंसर के अंदर लिखेंगे कि नव उदारवाद का उदय 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, जबकि 1970 के दशक में विश्व भर में आर्थिक मंदी और उच्च मुद्रास्फीति की समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो 1970 और 80 के दशक में जो मुद्रास्फीति हुई थी, मतलब मुद्राओं की जो समस्याएं सामने आई थी, पैसे की जो समस्या सामने आई थी, इस समय के प्रमुख नेता जैसे कि रोनाल्ड रीगन अमेरिका और मार्गरेट थैचर ब्रिटेन ने नव उदारवादी नीतियों को अपनाया था। इन्होंने इसी नीति को अपनाया था ताकि आर्थिक सुधार और विकास किया जा सके। उनके जो नेतृत्व में जो काम किए गए, जो इन्होंने करों में जो कटौती इन्होंने लगाई, करों में कटौती, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण और व्यापारिक विनिमय में इन्होंने ढील दी गई थी उस समय में, ठीक है। नव उदारवाद की आलोचना भी हुई, बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना भी की। इसकी आलोचना में पहला नंबर पॉइंट हम लोग लिखेंगे आर्थिक असमानता। मतलब लोग समान नहीं है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम बैलेंस है। नव उदारवाद के आलोचकों का मानना है कि यह अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ाता है। निजीकरण और बाजार आधारित नीतियों से गरीबों की तुलना में धनी वर्ग को अधिक लाभ होता है, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ती रहती है, ठीक है। आशा करता हूँ ये पॉइंट बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर पॉइंट है सार्वजनिक सेवाओं की उपेक्षा। मतलब नव उदारवाद के कारण कई बार सरकारें कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं में कटौती करती है। नव उदारवाद के कारण क्या होता है कि सरकार जो है बहुत सारी चीज़ों में कटौती करती है, जिससे होता क्या है, जिससे गरीबों और कमजोर वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और सार्वजनिक सेवाओं को निजीकरण उन्हें उन लोगों की पहुंच से बाहर कर सकता है जो इन सेवाओं को वहन नहीं कर सकते। आगे नंबर पॉइंट में बाजार की विफलता भी है। नव उदारवाद ये मानता है कि बाजार हमेशा सही निर्णय मतलब बाजार जो है वो हमेशा सही निर्णय लेता है, लेकिन कई बार बाजार सही निर्णय लेने में विफल भी हो जाता है ऐसे तौर पे। और इस समय में क्या होता है, वित्तीय संकट हो जाते हैं, आर्थिक अस्थिरता पैदा हो जाती है, और ये सिद्धांत कमजोर पड़ने लगता है। तो उसके लिए कहा गया है कि उदाहरण के लिए एक समय के यहाँ पे जिक्र किया गया है कि 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट नव उदारवादी नीतियों का परिणाम माना जाता है, जहाँ वित्तीय संस्थानों पर ये नियंत्रण हटाने के कारण अराजकता पैदा हुई थी।
तो ये 2008 की एक घटना के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से नव उदारवाद के चलते बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आलोचना हुआ है। पर्यायवादी प्रभाव है, पर्यावरणीय प्रभाव में है। नव उदारवादी नीतियों में उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है। मतलब नव उदारवादी जब भी होता है तो इसमें जब बढ़ावा दिया जाता है तो इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बहुत ज़्यादा दोहन होता है, दहन हो जाता है, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है और इससे क्या होता है कि प्रदूषण होता है और जलवायु में परिवर्तन, और परिवर्तन के कारण बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आ जाती है। तो चुनौतियां नव उदारवादी नीतियों को आलोचना का एक प्रमुख कारण हमेशा से बनी रही है। निष्कर्ष में हम लोग लिख सकते हैं कि नव उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो स्वतंत्र बाजार, निजीकरण और राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप पर आधारित है। यह आर्थिक वृद्धि और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा तो देता है, लेकिन इसके साथ ही यह आर्थिक असमानता जैसे सार्वजनिक सेवाओं की जो कमी है, पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं, ऐसी चुनौतियों को भी ये जन्म देता है। तो नव उदारवाद की नीतियां कई बार कहा गया है कि कई बार अल्पकालिक, ठीक है, अल्पकालिक आर्थिक लाभ देता है। अल्पकालिक का मतलब हो गया कुछ क्षण के लिए, क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए ये हमें लाभ देता है, लेकिन दीर्घकालिक सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं की अनदेखी कर सकती है। तो कहा गया है कि जो नव उदारवादी है वो निजीकरण, बाजार, स्वतंत्र बाजार और जो न्यूनतम राज्य के जो हस्तक्षेप है उस पर तो आधारित है, लेकिन कई बार इसमें बहुत सारे कम लाभ होते हैं, ज़्यादा घट जाता है, ठीक है, मतलब नुकसान जिसे हम लोग बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और फ़ायदा इससे कम हो जाता है। इसलिए इसे अल्पकालिक आर्थिक लाभ के प्रदान की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सारी वीडियो की सीरीज को देखना ना भूलें और बने रहें चैनल के साथ, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक जरूर पहुँचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।